हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 38। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सलोनी को रतन सिंह की सच्चाई का पता चल जाता है। अब आगे। माँ पापा के साथ इतना कुछ हुआ पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया, वो भी बस इसीलिए कि मैं हर्ट ना हूँ। सलोनी काव्या की गोद से सिर उठाकर अपनी नम आंखों से काव्या को देखते हुए कहती है, नहीं, बल्कि मैंने तुझे कुछ भी सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू उस इंसान के बारे में जाने जिसके अंदर इतना गंद भरा था, जिसके हाथ हमारे माँ पापा के खून से रंगे थे। मैं उन हाथों को किसी भी तरह तुझ तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी और मेरा मकसद तुझको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था सलोनी, बल्कि मैं बस ये नहीं चाहती थी कि जिस डर के साए में मैं जी रही थी वो साया तेरे ऊपर भी पड़े। इतना कहते कहते काव्या का गला भर जाता है तो सलोनी काव्या को गले लगाते हुए कहती है, आप मुझे क्या, आप तो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते दी। पर इन सब में एक बात तो जरूर अच्छी हुई कि हमको हमारा परिवार मिल गया दी। अब आपकी शादी में सिर्फ खुशियाँ होंगी। मेरी सारी खुशियाँ तो आज मिल गई मुझे, तू जो आ गई आज। अब मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। काव्या सलोनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है तो सलोनी काव्या के गले लग जाती है। आज बहुत दिनों बाद दोनों बहनें एक दूसरे के साथ थी। काव्या आज बहुत खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी उसको इतनी सारी खुशियां एक साथ में मिल सकती हैं। सलोनी भी आज बहुत दिनों बाद काव्या की आवाज में वही खुशी महसूस कर रही थी जो पहले किया करती थी, वरना इन 7 सालों में सलोनी काव्या की ये खिलखिलाती हंसी सुनने को तरस गई थी। पर आज फिर काव्या की सारी खुशियां वापस आ गई थी। कल से काव्या अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत की ओर पहला कदम रखने वाली थी, जिस सफर में ना तो कोई दर्द होगा और ना ही कोई तड़प, बस होगी तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां। अगली सुबह खुशियां काव्या की जिंदगी में दस्तक दे चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजा था जो काव्या के लिए आई हुई खुशियों का स्वागत कर रहा था। आज मोहित के घर सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। मोहित आज ब्लू और व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूजा ने भी मोहित के कुर्ते से मिलती हुई ब्लू रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं राधिका पीच कलर की साड़ी पहने अपने रूम से बाहर निकल रही थी, पर अपने बढ़े हुए पेट की वजह से उसको साड़ी में चलने में दिक्कत हो रही थी। तो विनोद राधिका का हाथ पकड़कर बाहर ला रहा था। तभी बाहर की डेकोरेशन देखकर रिया और सलोनी दोनों अंदर आते हैं। आज रिया और सलोनी दोनों ने ही साड़ी पहनी थी। एक दिन में दोनों ही काफी अच्छी दोस्त हो गई थी। अभी और अवनी तो सुबह से ही तैयार होकर बाहर खेलने में बिजी थे। सगाई का फंक्शन ज्यादा बड़ा तो नहीं था, बस घर घर के ही लोग थे जो सगाई में शामिल होने वाले थे। रिया, सलोनी, तुम दोनों बाहर से आ रही हो तो काव्या के पास कौन है? पूजा दोनों को बाहर से अंदर आते हुए देखकर कहती है, मुझे नहीं पता भाभी, और मुझे तो लगा कि राधिका दी या आप हो दी के पास। सलोनी पूजा को देखते हुए कहती है कि तभी सीता जी पूजा को आवाज लगाकर अंदर किचन में कुछ पूछने के लिए बुलाती हैं, क्योंकि आज किचन का सारा काम सीता जी ने खुद के कंधों पर लिया हुआ था। तो पूजा सलोनी को काव्या के पास जाने के लिए कहती है और रिया को अपने साथ सीता जी के पास चलने के लिए कहती है। मोहित, मैंने आज बाहर सब लाइटिंग लगवा दी है और कल के सभी फंक्शन के लिए टेंट और केटरिंग वाले को ऑर्डर दे दिया है। वो लोग आज शाम से ही अपना काम शुरू कर देंगे। मोहन मोहित के पास आते हुए कहता है। मोहन ने भी आज कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसमें वो काफी अच्छा लग रहा था। थैंक यू यार, तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे ये सब हैंडल कर पाता। थैंक यू सो मच। मोहित मोहन को गले लगाते हुए कहता है, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है मोहित, मेरी बहन की शादी है और बहन की शादी में भाई काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मोहन हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने साले साहब, अपनी बहन की शादी में आपको काम करने का पूरा हक है। मोहन और मोहित पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ मुस्कुराता हुआ देव, सरिता जी, महेश जी, दादू और विक्की के साथ खड़ा हुआ था। आज देव ने डार्क ब्राउन और व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसमें से देव की मजबूत मांसपेशियां चमक रही थी। हाथ में चमचमाती घड़ी, अच्छे से सेट किए हुए बाल और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए देव अंदर आ जाता है।
और मोहित और मोहन को गले लगा लेता है। फिर मोहित और मोहन देव के माँ, पापा और दादू के पैर छूते हैं। तब तक सीता जी, पूजा और रिया भी वहाँ आ जाते हैं। सीता जी और सरिता जी एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर सीता जी महेश जी और दादू का हाथ जोड़कर उनका स्वागत करती है। तो सरिता जी सीता जी से पूछते हुए कहती हैं, सीता जी आप सब यही हैं तो हमारी काव्या कहाँ है? सरिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं यहाँ हूँ माँ। काव्या पीछे से आते हुए कहती है। तो देव और बाकी सब की नजरें सामने से सलोनी और राधिका के साथ आती काव्या पर पड़ती हैं। काव्या ने आज हल्के बादामी रंग का लहंगा चोली पहना था, जिस पर उसने डार्क ब्राउन कलर का दुपट्टा लिया था। खुले बाल, गले में एक छोटा सा नेकलेस, कानों में उसी से मिलते हुए ईयररिंग्स, माथे पर छोटी सी व्हाइट स्टोन वाली बिंदी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और काव्या का सबसे बड़ा गहना उसकी मुस्कुराहट, जो काव्या को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। आज काव्या बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। और देव तो बस काव्या को देखता ही रह गया, मानो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया हो। यही हाल काव्या का भी था। वो भी आज देव को बस एक टक देखे जा रही थी कि तभी राधिका काव्या के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए काव्या के कान में धीरे से कहती है, बस कर, कितना घूरेगी, बेचारा वो भी शर्मा जाएगा। इतना कहकर राधिका हंसने लगती है तो काव्या झेप जाती है और अपनी नजरें नीची कर लेती है कि तभी सरिता जी काव्या के पास आकर कान के पीछे काजल का टीका लगाते हुए कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। सरिता जी के काव्या को काजल लगाने पर काव्या मुस्कुराते हुए सरिता जी के पैर छूकर कहती है, जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो उसको कभी किसी की नजर नहीं लग सकती माँ। तो सरिता जी काव्या को गले लगा लेती हैं, पर देव की नजरें तो अभी भी काव्या पर ही थी कि तभी सलोनी देव के कंधे पर अपनी कोहनी रखते हुए कहती है, बस करो जीजू, मेरी दी को इतना घूरोगे तो आंटी का काजल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर सलोनी हंसते हुए वहां से जाती रहती है। तो देव सलोनी का हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए साली साहिबा, आपकी दी को बुरी नजरों से बचाने का ही काम है मेरा, और जब तक मेरी नजरें उन पर हैं तब तक उनको कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। समझी साली साहिबा? मैं जानती हूँ जीजू, क्योंकि एक आप ही हैं जो मेरी दी को हर बुरी नज़र और तकलीफ़ों से बचा सकती हैं। मेरी दी बहुत लकी है जीजू कि उनको आप मिले, पर आप दी के लिए क्या है ये आपको आज पता चल जाएगा। मतलब? अरे थोड़ा सब्र कीजिए जीजू, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बस वेट एंड वॉच। इतना कहकर सलोनी मुस्कुराते हुए काव्या के पास चली जाती हैं। पर दो नजरें थी जो सलोनी को बहुत प्यार से देख रही थी। शायद आज देव और काव्या के साथ एक नई कहानी भी शुरू होने वाली थी, जो देव और काव्या की ही तरह खूबसूरत होने वाली थी। अच्छा, अब जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करते हैं, फिर कल की हल्दी और मेहंदी की तैयारियां भी आज से ही शुरू करनी है। तो देव, काव्या, आओ बच्चों। सरिता जी काव्या और देव को बुलाते हुए कहती हैं। तो काव्या सरिता जी का हाथ पकड़कर उसको बीच में रोकते हुए कहती हैं, माँ एक मिनट। फिर काव्या सबके बीच खड़े होकर कहती है, सगाई से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये अगर आज नहीं कह पाई तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। फिर काव्या देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, देव सिर्फ 10 मिनट देंगे ना आप मुझे? पर देव हैरानी से काव्या को देख रहा था, पर फिर सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। तो बाकी सब बैठ जाते हैं और काव्या कहना शुरू करती है, मैं अब जो भी कहने वाली हूँ वो आज कहना बहुत जरूरी है, पर जो आज मैं कहूँगी उस पर किसी समय मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। मुझे तो उस शब्द का मतलब तक नहीं पता था, और वो शब्द था प्यार। किसी से टकराना और फिर उससे प्यार हो जाना, ये सब मुझे लगता था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों या कहानियों में ही होता है, पर ऐसा ही इत्तेफाक हुआ मेरे साथ जब मैं देव से पहली बार टकराई थी। पर उस दिन मैंने देव को ढंग से देखा भी नहीं था, और मुझसे उनका फोन टूट गया था, और मैंने उनके हाथ में उस फोन को रिपेयर कराने के लिए पैसे रख दिए थे। काव्या हंसते हुए कहती है, और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि देव इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, पर कान्हा जी ने हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं अपने सपने के लिए उस इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरी मदद कर सके कि तभी सलोनी ने दादू का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे भी दिखाया। सलोनी को तो उसी दिन यकीन हो गया था कि यही वो लोग हैं जो हमारे सपने को पूरा करेंगे, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी जगह से ना सुन चुकी थी कि अब किसी से हाँ सुनने की उम्मीद टूटती जा रही थी। पर फिर भी मैं गई और मेरा फिर वहाँ दोबारा देव से आमना सामना हुआ। पर तब
तक मैं देव को नहीं पहचान पाई थी, पर वहाँ मुझे पापा मिले जिन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे सपने को पूरा करने का मुझे विश्वास दिलाया। जब पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा था, वो वक्त मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। लगा मानो जैसे मेरे पापा मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे सामने खड़े हैं। इतना कहते हुए काव्या की आंखें नम हो जाती हैं, पर फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, पर फिर मुझे दादू ने देव की पीए अपॉइंट कर लिया और मैं पहले दिन ही लेट ऑफिस पहुंची, जिसके लिए मुझे देव ने टोक दिया था। तब मैं सोचती थी कि जिसके दादू और पापा इतने स्वीट हैं, तो ये इंसान इतना अकड़ू क्यों है। मैंने तो देव को नाम भी दे दिया था, मिस्टर अकड़ू। क्यों देव, याद है ना? काव्या देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो देव उसको ही देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज वो कुछ कहना नहीं चाहता था, बस काव्या को सुनना चाहता था। फिर उसी बीच माँ पापा की एनिवर्सरी पार्टी में मुझे भी इनवाइट किया गया, पर सच बोलूंगी कि मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, जिसके लिए मैंने राधिका से कुछ बहाने भी पूछे थे कि जिससे मैं जाने से मना कर पाऊँ। पर जब पापा ने मुझे खुद इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर पाई। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ गई, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मुझे इतनी प्यारी माँ नहीं मिलती, विक्की जैसा दोस्त नहीं मिलता और इतने प्यारे दादू नहीं मिलते। पर उसी दिन मुझको ये भी पता चला कि बाहर से इतना खुश रहने वाले, सबकी इतनी केयर करने वाले देव खुद अंदर से कितना टूटे हुए हैं। पर उस दिन मैंने माँ से ये वादा भी किया था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि देव जो चाहते हैं वो उनको दिला पाऊँ, और मैंने अपना वादा पूरा किया और देव को उनके सपने वापस दिलाने में उनकी मदद की। और इसी बीच मुझे देव को करीब से जानने का मौका मिला। मुझे देव का साथ अच्छा लगने लगा, मुझे देव की बातें अच्छी लगने लगी, देव की फिक्र होने लगी। पर मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं देव के लिए ये सब क्यों महसूस कर रही हूँ। और ये जानने मैं राधिका के पास गई, क्योंकि मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ राधिका के पास ही होता था। राधिका ने मुझे बहुत समझाया कि मुझे देव से प्यार हो गया है, पर मैं ठहरी बेवकूफ़, मैं उसको सिर्फ दोस्ती ही समझ रही थी। पर जब तक मैं खुद समझ पाई कि मुझे भी देव से प्यार हो गया है, तब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं चाहकर भी देव को ये नहीं बता पा रही थी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। पर जिनका मिलना होता है वो तो कैसे भी मिल जाते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ। हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे हम दोनों दूर हुए फिर पास आए, पर हमेशा देव मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़े रहे। देव ने मेरी दर्द से भरी कड़वी जिंदगी को अपनी मोहब्बत की मिठास से भर दिया, जिसमें अब किसी भी तरह की कड़वाहट की कोई जगह नहीं है। फिर काव्या देव के पास आकर कहती है, देव आप मेरे लिए क्या हैं वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर जो बात हमेशा आपने मुझसे पूछी है वो बात आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। फिर काव्या सामने से एक लाल गुलाब लाकर देव को देते हुए कहती है, आई लव यू देव, आप मुझसे शादी करेंगे, मुझे बनाएंगे अपनी जिंदगी भर का हमसफर, मुझको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, बोलिए देव बनाएंगे। काव्या अपना हाथ आगे करते हुए कहती है। देव की आंखें नम थी। देव अपना हाथ काव्या के हाथ पर रखने वाला होता है। वैसे ही विक्की देव का हाथ रोकते हुए कहता है, नहीं भाई अभी नहीं, पहले हम अपनी प्यारी भाभी से अपने भाई के लिए कुछ सुनना चाहती हैं, तभी हम अपने भाई का हाथ आपके हाथ में देंगे। बिल्कुल, आज काव्या को कुछ तो गुनगुनाना होगा। अब हमारा देव इतनी आसानी से हाँ थोड़ी ही बोल देगा। राधिका भी विक्की की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है। तो काव्या राधिका को घूरते हुए कहती है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है या देव की जो तू उनका साथ दे रही है? हूँ तो मैं तेरे साथ ही, पर अभी मैं विक्की के तेरा गाना सुनने वाले डिसीजन के साथ हूँ। राधिका हंसते हुए कहती है। तो बाकी सब भी राधिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ओके ओके ठीक है, अभी मैं गाती हूँ और तुम सबको तो मैं बाद में देखती हूँ, काव्या राधिका को आंख दिखाते हुए कहती है। फिर काव्या देव को देखती है जो उसको ही देखकर मुस्कुरा रहा था। देव, ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, पर अब इस दिल में आप हैं तो ये सिर्फ आपके लिए। कुछ देर शांत रहने के बाद काव्या गाना शुरू करती है। फिर काव्या देव का हाथ पकड़कर देव की आंखों में देखकर गाते हुए कहती है। काव्या और देव दोनों की आंखें नम थी। देव काव्या को गले लगा लेता है और काव्या के माथे को चूम लेता है। फिर काव्या को रिंग पहनाते हुए कहता है, आप मेरी हमसफर क्या, आप तो मेरी जिंदगी बन चुकी है रानी साहिबा, जिसको मैं अब अपनी जिंदगी से क्या अपनी आंखों से भी दूर नहीं कर सकता। और फिर काव्या को अपने गले लगा लेता है। देव की आंखें अभी भी नम थी। काव्या भी देव को रिंग पहना देती है।
और बाकी सब उन पर फूल बरसाने लगते हैं। आज देव और काव्या को साथ देखकर सब बहुत खुश थे। देव और काव्या की सगाई हो चुकी थी और देव काव्या से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। क्योंकि सब काव्या को घेर कर खड़े थे तो देव का काव्या से बात करना बहुत मुश्किल था और थोड़ी देर में देव और बाकी सबको निकलना भी था। देव काव्या को बाहर आने का इशारा करता है तो काव्या मना कर देती है। काव्या भी देव से बात करना चाहती थी पर सबके बीच से अचानक उठकर जाना उसको ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए काव्या मना कर देती है। तो देव गुस्सा होकर वहां से बाहर चला जाता है। वहीं विक्की भी सलोनी को ढूंढ रहा था पर सगाई के बाद से ही सलोनी कहीं नहीं दिख रही थी। काफी देर हो गई थी पर देव अभी भी बाहर से अंदर नहीं आया था। तो काव्या अपना दुपट्टा सही करने के बहाने अंदर जाने की जगह चुपचाप देव को देखने बाहर आ जाती है, पर देव बाहर भी नहीं था। तो काव्या देव को देखने पीछे की ओर जाने लगती है तो पीछे से आकर देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आखिरकार आप आ ही गई। मुझे तो लगा था कि आज भी आपसे मिले बिना ही जाना होगा। तो काव्या भी देव की तरफ घूमकर देव के गले में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओ तो डीएम साहब हमको मिस कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, अब अपनी रानी साहिबा को मिस नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। पर शायद कोई और भी था जो मुझको और भी ज़्यादा मिस कर रहा था कि मेरी शर्ट पहनकर मेरे एहसास को जिंदा रखा जा रहा था। देव काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तो काव्या झेप जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं ऐसा आपसे किसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा जी, मुझे गलतफहमी हुई है। फिर देव काव्या को अपने फोन में उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है, तो ये कौन है रानी साहिबा, लग तो आपकी ही जैसी रही है। वो तो बस ऐसे ही, काव्या इतना ही कह पाती है और शर्माकर देव के सीने से लग जाती है। मैंने आपको बहुत मिस किया देव, मुझे तो लगा था कि 15 दिन आसानी से निकल जाएंगे, पर इन 15 दिनों में मुझे इतना एहसास जरूर हो गया कि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती देव। देव भी काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तो अब आपको मुझसे दूर रहने को कौन कह रहा है रानी साहिबा, बस 2 दिन और, फिर कोई हमको एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगा। वैसे आप मेरी शर्ट में लग बहुत क्यूट रही थी। देव मुस्कुराते हुए कहता है कि तभी देव का फोन बजने लगता है। देव फोन देखता है तो कॉल राघव का था। देव फोन उठाता है और राघव की बात सुनकर, ठीक है घर पहुंचकर बात करता हूँ, कहकर फोन रख देता है। पर उसके चेहरे पर कुछ चिंता के भाव आ जाते हैं जो काव्या देख लेती है। क्या हुआ देव, किसका फोन था, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या। नहीं नहीं काव्या, सब ठीक है, वो तो राघव का फोन था, हमको विश करने के लिए फोन कर रहा था। तो मुझसे बात क्यों नहीं करी, और वो आज यहाँ आए क्यों नहीं। इसीलिए तुमसे बात नहीं करी क्योंकि तुम आज यहाँ ना आने पर राघव पर गुस्सा करती, इसी डर से उसने तुमसे बात नहीं करी। देव जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है तो काव्या भी हंस देती है। अच्छा चलिए अंदर चलते हैं, पर ना हम दोनों को एक साथ अंदर ना देखकर सब बाहर ना आ जाए। काव्या देव का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाने के लिए कहती है तो देव काव्या का हाथ पकड़कर उसको रोक देता है और खुद काव्या के आगे आकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, अपना ध्यान रखिएगा रानी साहिबा। इतना कहकर देव काव्या को लेकर अंदर आ जाता है, पर काव्या को देव का बिहेव कुछ अजीब सा लगता है। देव सरिता जी और बाकी सबके साथ अपने घर के लिए निकल जाता है और यहाँ भी सब थके होने की वजह से अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि कल सुबह काव्या की हल्दी और शाम को मेहंदी थी। काव्या भी अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन देव के घर में हल्दी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सब हल्दी की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी देव कोट पैंट पहने फोन पे राघव से बात करते हुए नीचे उतरते हुए आ रहा था। हाँ ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूँ, तुम सब फाइल्स तैयार रखना। इतना कहकर देव फोन रख देता है कि तभी सरिता जी देव को हैरानी से देखते हुए कहती है, देव तू हल्दी के लिए तैयार नहीं हुआ और तू ये कपड़े पहनकर जा कहाँ रहा है। देव सरिता जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, माँ मुझे पता है मैं जो आपको बताऊंगा उसके लिए आप कभी नहीं मानेंगी, पर मुझको जाना होगा माँ। मुझे आज ही अपने एक इंक्वायरी की रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को देनी है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना होती तो मैं रुक जाता, पर मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। पर आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कल शाम तक पक्का लौट आऊँगा। और प्लीज़ माँ आप काव्या को कुछ नहीं बताएंगे, मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशियों में किसी भी तरह की कोई कमी रहे। प्लीज़ माँ आप तो मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। ठीक है मैं मानती हूँ आज तेरा जाना जरूरी है, आज तो हम चीज़ें संभाल लेंगे, पर कल क्या कहूँगी मैं काव्या से।
जब वो संगीत में तुझे वो हमारे साथ नहीं देखेगी? आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा, मैं कल शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, पर अभी मुझको जाना होगा। देव सरिता जी के पैर छूकर जाते हुए कहता है। तो सरिता जी देव को 2 मिनट रुकने के लिए कहकर अंदर की ओर चली जाती हैं। सरिता जी देव के माथे पर हल्दी का तिलक लगाती हैं और हाथ में एक छोटा सा मेहंदी का बूटा लगा देती हैं और फिर देव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, जल्दी आना बेटा, देर मत करना, वरना तू जानता है काव्या से सच हम ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे। आप चिंता मत करो माँ, मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। वहीं इन सब से अनजान काव्या अपनी हल्दी की खुशियों में सराबोर थी। हरियाली के बीच सिर्फ एक हिस्सा पीला रंग ओढ़े हुए था। आज बाहर सारी डेकोरेशन पीले रंग से की गई थी। मोहित, पूजा, राधिका, विनोद, रिया, सलोनी, सीता जी, मोहन, यहाँ तक कि अभी और अवनी भी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे कि तभी सलोनी काव्या को लेकर सबके बीच आती है। आज काव्या ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर उसने सिर्फ फूलों का ही श्रृंगार किया हुआ था। सलोनी काव्या को लाकर पंडाल के बिल्कुल बीचों बीच बैठा देती है। पहाड़ों के पीछे छोटा सा पंडाल बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब एक दूसरे के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। फिर सीता जी सबसे पहले काव्या को हल्दी लगाती हैं और उसको हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं। फिर धीरे धीरे सब काव्या को हल्दी लगा रहे थे। काव्या आज बहुत खुश थी, जिसका नूर काव्या के चेहरे पर साफ दिख रहा था। काव्या को हल्दी लग चुकी थी तो पूजा धीरे से जाकर रिया और सलोनी को भी हल्दी लगाकर हंसते हुए कहती हैं, अब अगला नंबर तुम दोनों का ही है, तो सोचा दुल्हन की हल्दी तुम दोनों को भी लगा दूं। अब नंबर पहले किसका होगा ये देखना होगा। रिया और सलोनी को पूजा ने हल्दी लगा दी थी तो रिया और सलोनी एक बार एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए बाकी सबको भी हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं और दोनों हंसते हुए कहती हैं, अब शादी का तो हमारा पता नहीं, पर होली खेलने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। रिया और सलोनी ने सबको हल्दी के रंग से रंग दिया था और सबको हल्दी से नहलाकर दोनों एक दूसरे को हाई फाई करती हैं। तो पीछे से सीता जी दोनों के कान खींचते हुए कहती हैं, पर शादी तो तुम दोनों की होगी ही, अभी होली खेल लो फिर हल्दी भी लगवानी पड़ेगी, पर अभी काव्या को अंदर ले जाओ क्योंकि उसको शाम के लिए तैयार भी होना है। इसी तरह हंसी खुशी काव्या की हल्दी बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर बाकी सब भी नहाने के लिए अपने अपने रूम में चले जाती हैं क्योंकि उसके बाद शाम को काव्या की मेहंदी भी थी तो उसकी तैयारियां भी सबको मिलकर ही करनी थी। इसी तरह शाम भी हो जाती है। मोहित का पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था और मेहंदी का फंक्शन भी बाहर ही रखा गया था। बाहर चारों तरफ सबके बैठने का इंतजाम किया हुआ था और बीच में आग जल रही थी क्योंकि बाहर आज ठंड थी। पर काव्या की यही इच्छा थी कि उसकी मेहंदी बाहर ही हो, जिसमें उसके वो साथी भी साथ हो जिसने उसके हर दुख में उसका साथ दिया था। वो हवाएं, वो जगमगाते पहाड़ जो उसके दुख के साथी थे, तो उनका काव्या की खुशी में शामिल होना भी तो बनता था। मोहित और मोहन और विनोद ने आज हरे रंग का कुर्ता पजामा पहना था, वहीं बाकी रिया और सलोनी ने आज ग्रीन कलर का गाउन पहना था और पूजा, राधिका और सीता जी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और काव्या ग्रीन कलर का लहंगा पहने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सबके साथ बैठी हुई थी। और फिर काव्या को मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है कि तभी राधिका उसके पास आकर मेहंदी वाली से कहती है, दी इसके हाथ में इसके पति का नाम ऐसे लिखना कि वो ढूंढ ही ना पाए। कि तभी काव्या राधिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, दी अपना काम कर लेंगी, पर मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ राधिका जी? अरे वाह काव्या, शादी होने के साथ साथ तू तो मुझे इज्जत भी देने लगी। अरे बिल्कुल पूछ यार, तू एक क्या दो चीज पूछ। मैंने घर पर देव की शर्ट पहनी थी और मुझे उसमें सिर्फ तूने ही देखा था, पर मेरी वो फोटो देव के पास कैसे पहुंची राधिका? तूने ही देव को फोटो भेजी थी ना, ये तेरी ही शरारत थी ना राधिका? काव्या राधिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने किसी को कोई फोटो नहीं भेजी। राधिका अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, तो शायद देव ही मुझे वहाँ उस शर्ट में देखने आ गए होंगे। क्यों राधिका? यार सच बताऊं तो उस दिन बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना देव को भी तेरी क्यूटनेस दिखा दी जाए, और वो भी तुझे कितना मिस कर रहा था, तो मैंने सोचा वो बेचारा भी खुश हो जाएगा। राधिका काव्या के गाल खींचकर हंसते हुए कहती है। तो काव्या राधिका को देखकर गुस्से से कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता राधिका, वो तो मुझे पता है। राधिका हंसते हुए कहती है तो काव्या को भी हंसी आ जाती है।
कि तभी उन दोनों के कानों में गाने की आवाज आती है, जिस पर मोहित और मोहन काव्या के पास आकर डांस करने लगते हैं। फिर मोहित और मोहन के साथ पूजा, रिया और सलोनी भी आ जाते हैं। मोहित काव्या का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले आता है और काव्या भी दिल खोलकर डांस करने लगती है और राधिका काव्या के डांस का वीडियो बनाने लगती है। काव्या भी बाकी सबके साथ डांस कर रही थी कि तभी सीता जी काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए गाती हैं। काव्या सीता जी के गले लग जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि तभी मोहित उसको दोबारा सबके बीच ले जाता है। सब एक साथ डांस कर रहे थे। काव्या की खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं था और यही हाल बाकी सबका भी था। अगले दिन काव्या सोकर उठती है तो वो सबसे पहले अपने हाथ की मेहंदी देखती है, जिसका रंग बहुत गहरा आया था, जिसको देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या अपने रूम से बाहर आती है तो सब काव्या की मेहंदी का इतना गहरा रंग देखकर काव्या को छेड़ने लगते हैं। पर काव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि ये उसके देव के प्यार का रंग था जो काव्या की मेहंदी में निखर कर आया था। सब शाम को संगीत के लिए डांस की रिहर्सल कर रहे थे। काव्या को भी बस देव का ही इंतजार था कि तभी काव्या को बाहर से सरिता जी, महेश जी और विक्की आते हुए दिखते हैं। तो काव्या जल्दी से उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेती है, पर काव्या को देव कहीं नहीं दिख रहा था। तो काव्या सरिता जी को देखते हुए कहती है, माँ देव नहीं आए? नहीं बेटा, वो शायद, सरिता जी हकलाते हुए कहती हैं। तो काव्या उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या बात है माँ, देव कहाँ हैं? सब ठीक है ना माँ? कहीं कोई नहीं काव्या, सब ठीक है, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। देव को कल ही अपने किसी जरूरी काम से यहाँ से जाना पड़ा, पर तुम चिंता मत करो बेटा, वो मुझसे वादा करके गया है कि वो संगीत शुरू होने से पहले यहाँ पहुँच जाएगा। मुझे पता है माँ, देव मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं उनका इंतजार करूंगी और उनको कोई जरूरी काम होगा तो वो तभी गए हैं, वरना वो मुझे आज के दिन अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते। और सबसे पहले आप लोग अंदर आइए और आराम से बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। काव्या जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सबको बैठाकर अंदर की ओर चली जाती है। उसने सरिता जी को कह तो दिया था कि वो ठीक है, पर देव के यहाँ ना होने की बात सुनकर ही उसका दिल डर के कारण जोरों से धड़क रहा था। इसीलिए वो चाय का बहाना करके अंदर आ जाती है। विक्की बाहर ही बैठा था कि तभी सलोनी विक्की के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय विक्की, कैसे हो? सॉरी, कल तुमसे मिल नहीं पाई। सगाई के बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया था और जब तक मैं बाहर आई तब तक तुम जा चुके थे। वैसे काफ़ी हैंडसम लगने लगे हो, सलोनी हंसते हुए कहती है। वैसे बदल तो तुम भी काफ़ी गई हो। पहले 2 चुटिया बनाकर रखने वाली सलोनी अब डॉक्टर सलोनी पुरोहित बन गई है। विक्की हंसते हुए कहता है तो सलोनी भी हंसने लगती है। हाय विक्की, कैसे हो? और तुम सलोनी को जानते हो? पीछे से आते हुए रिया कहती है। हाँ, ये काव्या भाभी की बहन है और हम एक दूसरे को मुंबई से जानते हैं, पर फिर ये यूएस चली गई थी और आज इतने सालों बाद हम फिर मिल रही हैं। विक्की सलोनी को देखते हुए कहता है। फिर रिया कुछ सोचते हुए कहती है, सलोनी, तुम्हारी पार्टनर वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया? मतलब? सलोनी रिया को हैरानी से देखते हुए कहती है, अरे तुम विक्की को जानती हो, विक्की तुमको जानता है, तो तुम इसको अपना डांस पार्टनर बना सकती हो ना? रिया हंसते हुए सलोनी को देखते हुए कहती है। तो सलोनी खुशी से उछल पड़ती है। आप सही कह रहे हो रिया, विक्की तुम मेरे साथ डांस करोगे प्लीज? वैसे मेरे साथ रिया डांस कर रही थी, पर रिहर्सल के वक्त उनके पैर में हल्की सी मोच आ गई तो वो मेरे साथ डांस नहीं कर पाएगी, तो प्लीज क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे प्लीज? सलोनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए विक्की को देखते हुए कहती है, ओके ओके, तुमको इस तरह प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करूँगा तुम्हारे साथ डांस, विक्की हंसते हुए कहता है। फिर विक्की अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं तो तुमको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ सलोनी, पर कोई बात नहीं, शुरुआत डांस पार्टनर बनकर ही करते हैं। कि तभी सलोनी विक्की के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, कहाँ खो गए? चलो रिहर्सल भी तो करनी है। और फिर सलोनी विक्की का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाती है। सुबह से शाम हो गई थी, सब संगीत के लिए तैयार हो गए थे। बाहर संगीत के लिए स्टेज से लेकर डेकोरेशन तक सब कुछ हो गया था, पर देव अभी तक नहीं पहुंचा था। काव्या ने आज ब्लू एंड व्हाइट शेड का लहंगा पहना था, जिस पर उसी रंग का दुपट्टा था। हल्का सा मेकअप, बालों को काव्या ने आज भी खुला छोड़ा था। हाथों में चूड़ियां, माथे पर छोटी सी ब्लू स्टोन की बिंदी लगाए हुए काव्या बहुत प्यारी लग रही थी, पर आज काव्या के होठों पर वो प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं थी। कि तभी राधिका काव्या के रूम में आती है, तो काव्या जल्दी से राधिका के पास जाते हुए कहती है,
राधिका देव आ गए। बोलना राधिका देव आ गए क्या? पर राधिका ना में सिर हिला देती है तो काव्या की आंखें भर जाती हैं। राधिका, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी थोड़ी सी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जो मेरी तकलीफ़ का कारण बन जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 39 में देखेंगे कि क्या देर समय पर पहुंच जाता है या कोई अनहोनी का शिकार हो जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।